धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक चीज़ है, एक बात है, एक मिसाल है, एक कहावत है जो कही जाती है कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ दिखना भी चाहिए। ऐसा ही कुछ लोकतंत्र को लेकर और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र सही चल रहा है, ये लोगों में भरोसा होना चाहिए, और संवैधानिक संस्थाएं सही तरीके से पूरी आज़ादी के साथ काम कर रही हैं, ये भी लोगों में भरोसा होना चाहिए और उन्हें दिखना भी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, जब से पिछले 6 साल से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से एक के बाद एक आज लोगों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास की कमी पैदा हो गई। अब लोगों को उनमें भरोसा नहीं रहा है। यहाँ तक लोग कहने लगे हैं अब अदालत से भी उनको इंसाफ नहीं मिलता है। ये इनकी सबसे बड़ी देन है, वरना एक गरीब आदमी भी कहा करता था कि अच्छा ठीक है, तू मेरे सामने यहाँ चौड़ा होकर बोल रहा है, चल मैं तुझे अदालत में देख लूँगा। लेकिन अब वो कहता है कि कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हुआ है सबसे बुरा। अब ऐसी ही 2 तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक CAG से जुड़ी हुई हमारी बहुत बड़ी संस्था होती है। 2011-12 में इसी की रिपोर्ट के ऊपर बवाल मचाया गया था कि 2G में 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बाद में जाके कुछ भी नहीं निकला। इसी के आधार पर कहा गया था कि कोयला आवंटन के दौरान बहुत बड़ा घोटाला हुआ और इसी के आधार पर बहुत सारे बवाल मचाए गए थे और ऐसा माहौल बनाया गया कि कांग्रेस को लोगों ने पटक दिया और ये आ गए। उस वक्त तो मान सकते हैं कि चलिए लोगों में गुस्सा था, ये आ गए, इनका आना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 2019 में जिस तरीके से जीत के आए उससे तो साफ लगता है, जो लोगों का कहना है कि वो तो सीधी सीधी जीत मशीन की जीत है, क्योंकि इस वक्त लोगों में इनके प्रति इतनी मोहब्बत नहीं थी कि लोग इन्हें जिता के दोबारा बिठा देते। हाँ, पुलवामा के बाद इनकी थोड़ी हाइप क्रिएट ज़रूर हो गई थी, उससे पहले उतनी नहीं थी, लेकिन इस तरीके से आ जाएंगे ये कोई सोच नहीं सकता था। और दूसरी खबर मैं आपके सामने रखूंगा इसी खबर के अंदर, वो है RBI से जुड़ी हुई। RBI को किस तरीके से डाउन किया गया है ये बता रहे हैं पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। पर पहले शुरुआत CAG की खबर के साथ। मोदी राज में CAG जैसी संवैधानिक संस्था का भी बेड़ा गर्क हो गया है। एक रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद ये कहा जा रहा है 2018-19 में CAG ने सिर्फ 73 ऑडिट रिपोर्ट पेश की। इसमें 15 केंद्र सरकार से जुड़ी हुई थी और 58 राज्य सरकारों से जुड़ी हुई थी। इससे पहले का आंकड़ा अगर आप देखें 2017-2018 में CAG ने 98 ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें से 32 केंद्र सरकार की थी और उसमें 66 प्रदेश सरकार की थी। कब से बेड़ा गर्क होना हुआ है शुरू? जब से पिछले 2 साल से राजीव महर्षि को CAG बनाया गया है, तब से CAG जैसी संवैधानिक संस्था का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया है। वरना उससे पहले आप देखिए किस तरीके का रिपोर्ट आया करती थी। जब शशिकांत शर्मा CAG हुआ करते थे तो उन्होंने 2016-2017 में 150 ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी। केंद्र सरकार की 49 थी और प्रदेश सरकारों की 101। इसके अलावा उन्हीं के दौर में उससे पहले 2015 और 2016 का आंकड़ा देख लीजिए, 188, जिसमें 53 केंद्र सरकार की थी और राज्य सरकारों से जुड़ी हुई 135 ऑडिट रिपोर्ट थी। 2014-15 का आंकड़ा भी आपके सामने रख देते हैं, 162 था। लेकिन जब से ये आए हैं, पिछली बार 98 था और इस बार 73 रिपोर्ट पे सिमट के इन्होंने रख दिया है। ऐसा नहीं है कि अभी इन पर सवाल खड़े हुए हैं ये आंकड़े सामने आने के बाद। इससे पहले 60 के करीब देश के जाने माने जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो सवाल खड़ा कर चुके थे राजीव महर्षि को लेकर। उन्होंने कहा जिस तरीके से आपने नोटबंदी के मामले में बहुत देर से रिपोर्ट पेश की और जिस तरीके से राफेल के मामले में आपने बहुत देर से रिपोर्ट पेश की, उससे लगता है कि कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ जाए, उसकी इमेज का कोई नुकसान हो जाए, लोग उससे जो हैं समझ ना जाए कि ये भी भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके दौर में भी बहुत कुछ हो रहा है और उसको खामियाजा ना उठाना पड़े, इसलिए आपने इन रिपोर्ट्स को देरी से दिया है। यानी कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी उसी वक्त इन पे सवाल ये खड़े कर दिए गए थे, लेकिन अब तो उससे भी बदतर हालत हो गई है। 2 साल पहले 150 रिपोर्ट आया करती थी, अब रिपोर्ट सिमट के रह गई आधी 73। विनोद राय को आप जानते ही होंगे, ये सबसे बड़े क्रांतिकारी आज तक के CAG हुए हैं। 2010-11 में इन्होंने सबसे ज़्यादा 221 ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी और 2011-12 में इन्होंने 137 ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन राजीव महर्षि 137 में से एक आगे का हटा दिए, बाद में 37 बचा और 37 को उल्टा कर दीजिए, फिगर को 37 को 73 कर दीजिए, 73 पर समेट लाए हैं। ये देखिए किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं में तो लोग ही नहीं हैं बैठने के लिए। ये जानबूझकर
किया जा रहा है ताकि हमें कोई पकड़ ही ना सके और हम लोगों से सीना चौड़ा करके कहें कि बताइए हमारे दौर में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। अब अगले पहलू की तरफ चलते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं उर्जित पटेल की। उर्जित पटेल की किताब सामने आई है, जो उन्होंने नई किताब लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किस तरीके से आरबीआई को और आईबीसी को कमज़ोर कर दिया है और उससे जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो गया है और बैंकों का जो पैसा डूब रहा है वो अब नहीं बचाया जा सकता है। इस तरीके की बात उन्होंने की है। बता दें आपको, उर्जित पटेल मोदी सरकार के दौर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। दिसंबर 2018 में उनका सरकार से विवाद हो गया, जिसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो चले गए। रिज़ाइन करने के बाद अब उन्होंने किताब लिखी है और उन्होंने उस किताब के अंदर जो कहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को जो कमज़ोर किया गया है और आरबीआई की शक्तियों को जो कम किया गया है, उससे जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और सरकार अब उनको पकड़ नहीं पाएगी। कानून को कमज़ोर किए जाने से और आरबीआई की शक्तियां कम किए जाने से डिफ़ॉल्टर जो हैं समय पर पकड़े नहीं जा रहे हैं और ना ही उन्हें कोर्ट में उस तरीके से घसीटा जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने आगे कहा है कि बैड लोन जो है वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे और उनकी भरपाई नहीं होगी, जो अभी वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। और 2014 में जो एक मुहिम शुरू की गई थी, ये उसके लिए भी एक धक्का साबित होगा। ये बात उन्होंने अपनी नई किताब का नाम देख लीजिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में खुलासा किया है। उन्होंने तमाम चीज़ें लिखी हैं। वो एक वाक़ये का जिक्र करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया अप्रैल 2019 में और उस मामले में आरबीआई की जो फरवरी 2018 की एक रिपोर्ट थी उसको चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस एक दिवसीय यानी कि एक दिन में लिए गए डिफ़ॉल्ट जो रिजोल्यूशन था उस पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया, उसको समस्या मानने से इनकार कर दिया। बावजूद उसके सरकार ने उससे पहले ही वहाँ से अपना वकील हटा लिया गया, रात में ही वकील बदल दिया यानी कि अगले दिन जब सुनवाई हो रही थी। जून 2019 में आगे बढ़कर सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी करवाया आरबीआई से और इसके तहत जो है आईबीसी को और आरबीआई को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया, उसकी शक्तियां और ज़्यादा कमज़ोर कर दी गई, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफ़ॉल्टर्स जो हैं उनको समय पर डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किया जा सका और अब वो कानूनी कार्रवाई का सामना कोर्ट में करने से भी बच जा रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। अब ये 2 रिपोर्ट थी, मुझे लगा कि आपको इससे रूबरू कराया जाए। अच्छी बुरी जो भी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फ़िलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।